प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बोडो शांति समझौता न केवल बोडो समुदाय के लिए लाभदायक है, बल्कि इससे अन्य और शांति समझौतों के रास्ते खुले हैं। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने उप क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहली त्रिपक्षीय विद्युत ट्रांसमिशन लाइन शुरू की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान जारी। विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने रैलियां और रोड शो किए। भारत ने COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन में कहा कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2030 तक सालाना $1.3 ट्रिलियन जुटाने होंगे। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की नेशनल पीपुल्स पावर ने श्रीलंका संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 क्रिकेट मैच जोहानिसबर्ग में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बोडो शांति समझौता न केवल बोडो समुदाय के लिए लाभदायक है, बल्कि इससे अन्य और शांति समझौतों के रास्ते खुले हैं। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि शांति समझौते के कारण 10,000 से अधिक युवाओं ने हथियार डाल दिए हैं और असम में हिंसा रुक गई है। ये युवा समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बोडोलैंड के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, उपचार और रोजगार रही है और ये सरकार की योजनाओं से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में शामिल किया है। प्रधानमंत्री ने आज बिहार के जमुई जिले से 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान के अंतर्गत आदिवासी गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के लिए ऐसी पहल तैयार करने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचारों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इस अवसर पर आदिवासी बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव उपवन शुरू करने की घोषणा की। श्री मोदी ने आज बिहार के जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक समारोह में भाग लिया। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नई दिल्ली के बांसेरा पार्क में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने सराय काले खां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रांची की जेल से इंग्लैंड की महारानी तक बिरसा मुंडा जी देशवासियों की आवाज बने थे। भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का 25 साल के ये युवाओं ने रांची की जेल से लेकर इंग्लैंड की महारानी के महल तक आदिवासी और भारतीयों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था। हम उनके सारे गुणों को आत्मसात कर देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने नेपाल से बांग्लादेश के लिए भारतीय ग्रिड के प्रयोग से 40 मेगावाट तक की पहली बिजली पारेषण लाइन शुरू करने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल, बांग्लादेश के बिजली मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर खान और नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खाड़का ने संयुक्त रूप से नेपाल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने की इस परियोजना का उद्घाटन किया। बिजली मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि
मुजफ्फरपुर उपकेंद्र और बहरामपुर उपकेंद्र भारत की ओर से पारेषण केंद्र होंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को बढ़ावा मिलने की संभावना है। एनटीपीसी, विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड ने पिछले महीने नेपाल के काठमांडू में इस संबंध में एक बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान जारी है। कई दलों के शीर्ष नेताओं ने आज रैलियां और रोड शो किए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता लगातार प्रचार में जुटे हैं। ठाणे में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवादी रोधी क्षेत्र में पार्टी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वहीं उमरखेड़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वादे पूरे न करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की। आष्टी में नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर भाजपा द्वारा संविधान में बदलाव करने के बारे में झूठे दावे फैलाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नांदेड़ में, वहीं देवेंद्र फडणवीस ने सातारा, सांगली और पुणे में प्रचार किया। सांगली की एक रैली में शरद पवार ने आरोप लगाया कि भाजपा का उद्देश्य संविधान को बदलना है। वहीं कांग्रेस के रमेश चेन्निथला ने भाजपा से जाति जनगणना पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने एनडीए शासन के तहत वृद्धि का वादा करते हुए कम सोयाबीन एमएसपी पर सरकार की आलोचना की। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल पर हमारी श्रृंखला में आज एक नजर महाराष्ट्र के जालना जिले के घनसावंगी निर्वाचन क्षेत्र पर। जालना जिले के घनसावंगी निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना ने हिकमत उर्धान को एनसीपी शरद पवार पार्टी के राजेश टोपे के खिलाफ मैदान में उतारा है। 5 बार विधायक रह चुके राजेश टोपे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए सतीश घाटगे और शिवसेना के पूर्व विधायक शिवाजी चौथे ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया है। मराठा आरक्षण आंदोलन का केंद्र रहा अंतरवाली सराठी गांव इस चुनाव क्षेत्र में है। गन्ना मिलों के साथ लंबे समय से चली आ रही समस्याएं, उचित गन्ने की कीमतें चुनावी मुद्दे है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर। झारखंड के धनबाद के टुंडी में आज एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कथित भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड की छवि धूमिल की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बोकारो के बेरमो में एक चुनावी सभा में लोगों से राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हम कहते हैं कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। हम कहते हैं संविधान मजबूत करना चाहिए और बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये संविधान अंबेडकर जी का संविधान है, फूले जी का संविधान है, बिरसा मुंडा जी, गांधी जी, इन सब की आवाज इस संविधान के अंदर है। वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा और चंपई सोरेन ने भी दुमका, पाकुड़ और जामा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और वामपंथी दलों के नेताओं ने भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और रोड शो किए। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को 22 दिसंबर तक पुनर्निर्धारित किया है। प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा 2 दिनों के बजाय एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को आयोजित की जानी थी। अब संशोधित परीक्षा 22 दिसंबर को 2 पालियों में होगी, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ग्रेटर नोएडा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि और विकास की रीढ़ बन गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 6,70,00,000 लोग प्रतिदिन पेट्रोल पंपों पर जाते हैं और आगामी 2 दशकों में विश्व में ऊर्जा की खपत में 25% तक की वृद्धि होने की संभावना है। श्री पुरी ने कहा कि हरित हाइड्रोजन ऊर्जा का भविष्य है और देश हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तेजी से बढ़ती आपदाओं के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने कल अजरबैजान के बाकू में COP29 शिखर सम्मेलन में जारी एक बयान में यह टिप्पणी की।
भारत ने ये बयान COP29 शिखर सम्मेलन में समान विचारों वाले विकासशील देशों की ओर से जलवायु वित्त पर मंत्री स्तरीय बैठक में दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अवर सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि बहुत खराब मौसम की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इनका असर विकासशील देशों पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की मंशाओं पर जोर देना आवश्यक है। भारत ने दोहराया कि विकसित देशों को वर्ष 2030 तक कम से कम 1,300 अरब डॉलर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता पूरी करने की आवश्यकता है, जिससे विकासशील देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। श्रीलंका की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर ने संसद में 2/3 बहुमत हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की है। वामपंथी गठबंधन ने 225 सदस्यीय सदन में 159 सीटें जीती हैं। सजित प्रेमदासा के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी समागी जना बालवेगिया 40 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही। पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के साथ गठबंधन वाले न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट को केवल 5 सीटें मिली हैं। श्रीलंका में सत्ताधारी नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन ने पूरे द्वीप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 में से 21 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है। राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसानायका के गठबंधन ने संसदीय चुनाव में सीटों और वोट शेयर के मामले में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी दर्ज किया। इस चुनाव में कई चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए, जैसे कि कई पूर्व मंत्रियों ने संसद में सीट पाने में असफलता पाई और वहीं श्रीलंका की राजनीतिक परिदृश्य में लंबे समय से प्रभावी बड़े दल हाशिए पर रह गए। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। उत्तर प्रदेश में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में प्रमुख नदियों के घाटों पर देव दीपावली मनाई गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में नमो घाट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मजबूत राष्ट्र के लिए सामाजिक समरसता जरूरी है। उन्होंने स्थानीय उत्पादों के उपयोग और स्वदेशी पर जोर दिया। स्वदेशी का भाव अपने में जागरण करें। स्वदेशी हमारी आजादी का विशेष अंग रहा है। स्वदेशी दीप देश की मिट्टी, तेल और रुई का प्रतीक है। एक दीप से अनेक दीप, स्वदेशी भाव का जागरण और प्रसार। स्वदेशी जागरण समृद्धि का मार्ग है। इसके नतीजे क्या होते हैं? आत्मनिर्भरता, विदेशी मुद्रा का बचाव और स्वदेशी रोजगार का फैलाव। इसमें हर व्यक्ति योगदान कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग के वांडर्स में चौथा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4 ओवर में 44 रन बना लिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बोडो शांति समझौता न केवल बोडो समुदाय के लिए लाभदायक है, बल्कि इससे अन्य और शांति समझौतों के रास्ते खुले हैं। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने उप क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहली त्रिपक्षीय विद्युत ट्रांसमिशन लाइन शुरू की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान जारी। विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने रैलियां और रोड शो किए। भारत ने COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन में कहा कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2030 तक सालाना $1.3 ट्रिलियन जुटाने होंगे। राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके की नेशनल पीपल्स पावर ने श्रीलंका संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 क्रिकेट मैच जोहानिसबर्ग में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।